Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. Last week we have read about different ways for the survival of the tribals कि अलग अलग कौन से तरीके थे, किस प्रकार सर्वाइव करते थे वो। सबसे पहले हमने देखा था जूम कल्टीवेशन और द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सबसे पहले वो क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। उसके बाद हंटिंग गैदरिंग, शिकार करते और फॉरेस्ट प्रोडक्ट अपने यहाँ से इकट्ठा करते। देन आफ्टर they are going to continue the trade whatever things they are not going to get from the forest areas। उसके बाद वो धीरे धीरे मूव करते नियर बाई मार्केट टू गेट द प्रोडक्ट विच दे आर नॉट गोइंग टू गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। जंगलों से नहीं मिलती उसके लिए बाहर जाते। उसके बाद देखा कि लास्ट में कुछ जनजातियां जैसे मुंडा जनजाति थी, फिर सांताल्स थे, ओरोन थे, उन्होंने क्या किया, दे आल्सो अडोप्ट सेटल्ड कल्टीवेशन। उन्होंने कुछ एक सेटल्ड कल्टीवेशन भी करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो थे उनके डिफरेंट वेज फॉर सर्वाइवल, अलग अलग जीवन यापन के तरीके। अब हमारे पास जब कॉलोनियल रूल आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद इनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ, उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया इसने। सबसे पहले तो हु वर अफेक्टेड, द ट्राइबल चीफ, जो भी मुखिया होते थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। बिफोर द ब्रिटिश, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, दे हैव द राइट ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन और टू रूल फ्रीली ऑन द एरियाज वट एवर इनहेबिटेड बाय द ट्राइबल्स। ये ट्राइबल चीफ थे, इनको पूर्ण अधिकार था रेवेन्यू कलेक्शन का, यानी अपने रेट डिसाइड करते कि यहाँ जिस प्रकार जूम कल्टीवेशन है या फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो वहां से लिए जा रहे हैं, कलेक्ट किए जा रहे हैं, उनके ऊपर कितना टैक्स लगेगा वो चार्ज कर सकते थे। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन नियम खुद बनाते थे कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा और कहां तक किसकी जमीन रहेगी और कहां शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगी, कहीं कहां नहीं होगी। उसके बाद जितने भी बाकी के नियम होते थे कंट्रोल करने के लिए और यहां तक सिक्योरिटी पर्पज से वो सारे वो खुद डिसाइड करते थे ट्राइबल चीफ। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो इनके अधिकार छीन लिए गए। सबसे पहले तो डिक्लेयर किया गया फॉरेस्ट आर स्टेट प्रॉपर्टी, किसी पार्टिकुलर किसी जनजाति की नहीं है, ये राज्य की या सरकार की संपत्ति है। उसके बाद इनको अधिकार दिया गया कि आप लैंड टाइटल तो रख सकते हैं, यानी जमीन आपकी है, लेकिन यू आर सपोज टू गिव इट ऑन रेंट, आप ये हमें दे दे किराए पर, यानी किराए का मतलब ये कि रेवेन्यू कलेक्शन है एक तरह से। उसके बाद इनको फोर्स किया गया टू पे ट्रिब्यूट। उसके बाद इनको फोर्स किया गया कि समय समय पर अगर आपको यहां मुखिया के तौर पर रहना है और अपने आपके प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट को बनाए रखना है, यू आर सपोज टू पे ट्रिब्यूट। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिसाइडेड टू गिव टू द ब्रिटिशर्स। एक अमाउंट डिसाइड कर दी कि इतना पैसा आप हर साल या हर महीने आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे। तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा किसके ऊपर, ट्राइबल चीफ, जो कि खुद में अपने आप में स्वतंत्र थे, अपने खुद के नियम बनाते थे और रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। लैंड राइट सारे इनके पास थे। जैसे ही ब्रिटिशर्स आए इन्होंने सारे अधिकार इनसे छीन लिए। दूसरा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो महत्वपूर्ण सोर्स था वहां का, जिसको हमने जूम कल्टीवेशन भी बोला। अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, आप एक बॉक्स में देखेंगे तो वहां लिखा होगा बेवार, जो कि मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है। तो जूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बेवार, पोडू, लदांग, ये अलग अलग नाम है किसकी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। अब इनका महत्वपूर्ण काम था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब ब्रिटिशर्स इसको वेस्टेज मानते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। किस प्रकार, दे वांट ए फ्री फ्लो ऑफ रेवेन्यू, वो चाहते थे आराम से आमदनी होती रहे। एंड द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज एग्रीकल्चर और द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अब जब ये व्यक्ति आज यहां खेती कर रहे हैं, जब रेवेन्यू का कलेक्शन करने के लिए डिसाइड किया गया कितनी लैंड के ऊपर हम इतना टैक्स वसूलेंगे, इसके ऊपर पता चला अगली बार गए तो वहां मिले ही नहीं, वो वहां से चले गए, शिफ्ट हो गए वहां से, तो उनके लिए टैक्स कलेक्शन मुश्किल होता चला गया। दूसरा, जो वहां ड्यूरेबल टिम्बर थी, इनको तो खेती से मतलब था, जितने उस इलाके में जैसी भी टिम्बर आए, चाहे कितनी ड्यूरेबल हो, कितनी अच्छी हो, वो उसको काटते और उसके बाद दे आर गोइंग टू बर्न दैट वेजिटेशन वट एवर देयर, जो भी वेजिटेशन होता है उसको जला देते। देन आफ्टर दे आर गोइंग टू सोन द सीड्स इन द एसिस, राख के अंदर बीज उगा देते। अब वो ड्यूरेबल टिम्बर थी जो कि महत्वपूर्ण थी किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, टू मेंटेन द स्लीपर्स और द फॉर द नेवी। नेवी के लिए जरूरी थी अपने शिप्स बनाने के लिए। और स्लीपर्स कौन से होते हैं, आजकल अगर हमारे नजदीकी जैसे रेलवे लाइन है, अब आप देखोगे कि ये जो रेलवे लाइन है इनके बीच में यहाँ ये इनको होल्ड करने के लिए पटरीज क्या है, ये जितनी भी रेलवे लाइन इनको होल्ड करने के लिए सीमेंट के लगा रखे। पहले किस चीज के होते थे ये, इन द बिगिनिंग दे वर मेड अप ऑफ वुड, लकड़ी के बने होते थे। उसके बाद ये धीरे धीरे फिर बीच में देखोगे हमारे पास छोटी लाइन थी तो लोहे के भी थे, अभी सीमेंट के। तो ये जो स्लीपर बनते थे ड्यूरेबल, उसके लिए अच्छी लकड़ी चाहिए और वो सारी लकड़ी को काट लेते। तो उनको रेलवे का निर्माण करना था, स्लीपर्स का निर्माण करना था, उसके लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी। नेवी के लिए जो शिप्स बनाए उसके लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी। शिफ्टिंग कल्टीवेटर एक तो रेवेन्यू का लॉस कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्शन ढंग से नहीं हो पा रहा, दूसरा ड्यूरेबल टिम्बर थी उसको भी खत्म करते जा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोक लगा दी।
एंड दे आस्क देम फॉर सेटल्ड कल्टीवेशन। को बोला गया आप सेटल्ड कल्टीवेशन करें, यहीं रह के खेती करें अगर आपको खेती करनी है तो। और उस कल्टीवेशन के लिए प्रॉब्लम क्या आती कि एक जगह दे डोंट हैव एनी अदर मीन्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की और उपजाऊपन बढ़ाएं उसके लिए कोई और साधन तो था नहीं। आजकल तो केमिकल फर्टिलाइजर्स आते हैं, फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाती है, उसके बाद प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अल्टीमेटली रास्ता यही बचता है, विरोध करें, आइदर चेंज देयर ऑक्यूपेशन या अपना व्यवसाय बदल लें, खेती करना ही छोड़ दें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर उसके बाद चीफ के बाद शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उन्होंने बैन कर दिया क्योंकि उससे उनको रेवेन्यू लॉस हो रहा था और जो ड्यूरेबल टिम्बर थी वो नहीं मिल पा रही थी। तीसरा फिर फॉरेस्ट लॉज। अब फॉरेस्ट लॉज में क्या कुछ बदलाव किया गया कि पहले पूरा नियंत्रण ट्राइबल्स के पास था, दे वर द ओनर ऑफ द ट्राइबल लैंड, उस जनजाति और उस फॉरेस्ट एरिया के पूरे मालिक थे वो। दे आर गोइंग टू कलेक्ट द थिंग्स फ्रॉम देयर, इवन हंटिंग वाज देयर, शिकार भी करते थे, उन सब के ऊपर नियमों के अनुसार शिकार को भी लीगल घोषित कर दिया गया। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट था उसको कलेक्ट करना मना कर दिया गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी रोक दी गई और उसके बाद कुछ एक फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया। रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया यानी वहां बिना परमिशन के कोई मूव नहीं कर सकता। इवन द पर्सन्स हु वर रिजाइडिंग देयर, जो लोग वहां रहते थे उनको भी वहां से बाहर निकाल दिया गया, दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर, वहां से उनको बाहर निकाल दिया गया। अब इतना सब करने के बाद परेशानी तो आई ब्रिटिशर्स को। परेशानी क्या आई? Whenever they are going to cut the trees, जब वो पेड़ काटेंगे for the timber, durable timber, either for the sleepers or for the ships, अब वो लकड़ी काटना और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करना, अब उनके पास लेबर की शॉर्टेज हो गई। हाउ दे आर गोइंग टू गेट द लेबर? अब लेबर कहां से आएगा? जैसे उन गांव वालों को वहां से निकाल दिया गया तो लेबर की शॉर्टेज हो गई। उस लेबर की शॉर्टेज को कंप्लीट करने के लिए अब उनके दिमाग में एक बात आई, क्यों न हम कुछ लोगों को परमिशन दे दें, we are supposed to provide the permission to some people to reside in the inside the forest। उसके बाद फॉरेस्ट लॉज के बाद जब इनको लगा कि हमारे पास लेबर की शॉर्टेज, कुछ एक लोगों को रहने की अनुमति दे दी गई, लेकिन किस शर्त पर? they were given the permission on the condition that they are providing their labor services during cutting down of forest and transporting them to the sites where they are going to make different articles from there। अब जो आर्टिकल्स उनको बनाने थे, चाहे वो स्लीपर्स बनाए चाहे शिप बनाए, उसके लिए उन पेड़ों को काटना, ट्रांसपोर्ट करना उन लोगों का काम था जो वहां रहते थे जंगलों के अंदर। और उनको क्या बोला गया? फॉरेस्ट विलेजेस। जिनको वहां रहने की परमिशन दे दी गई उनको बोला गया फॉरेस्ट विलेजेस। तो हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण इफेक्ट थे ब्रिटिश रूल के, सबसे पहले ट्राइबल चीफ जो कि खुद में अपने आप में मालिक होते थे, रेवेन्यू कलेक्शन भी करते थे, नियम भी खुद बनाते थे अपने जनजातीय लोगों के लिए, उनकी पावर को वापस ले लिया गया। उनको बोला गया आप अपनी जमीन या तो रेंट पर देते या छीन ली गई। दूसरा शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो कि जगह जगह घूम के अपनी खेती करते थे, झूम कल्टीवेशन करते थे, एज द फर्टिलिटी लॉस्ट दे आर सपोज्ड टू मूव टू द नेक्स्ट लैंड। अब उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई कि उनको ड्यूरेबल टिम्बर का नुकसान हो रहा था और रेवेन्यू बराबर नहीं आ रही थी। देन आफ्टर सम स्ट्रिक्ट लॉज वर मेड फॉर द फॉरेस्ट, कुछ नियम बनाए गए वनों के लिए जिसमें दे आर नॉट सपोज्ड टू कलेक्ट डिफरेंट आर्टिकल्स व्हाट एवर दे आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो भी चीजें उनको वन से चाहिए थी उनके ऊपर रोक लगा दी गई। उसके साथ साथ इनको यह भी बोला गया सेटल्ड कल्टीवेशन करें, एक जगह रह के खेती करें, लेकिन उनको उसके एक और जो कमी रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद फॉरेस्ट को डिफाइन कर दिया गया रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पर, जहां की ड्यूरेबल टिम्बर मिलती थी उनको आरक्षित कर दिया गया। द पीपल कैन मूव बाय टेकिंग द परमिशन ओनली, परमिशन लेके ही अंदर जा सकते थे। और उसके बाद जब वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया लोगों को, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आई ब्रिटिशर्स को क्या आई कि दे फेल शॉर्ट ऑफ लेबर, उनके पास लेबर की कमी हुई। लेबर की कमी के लिए उन्होंने फॉरेस्ट विलेजेस का जो नया कॉन्सेप्ट है वो लेके आए। फॉरेस्ट विलेजेस कौन से थे? सम विलेजर्स वर आस्क्ड टू रिजाइड इनसाइड द फॉरेस्ट एरियाज, रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज। रिजर्व फॉरेस्ट उनके अंदर कुछ को परमिशन दे दी रहने की, बट ऑन द कंडीशन दैट दे आर सपोज्ड टू प्रोवाइड द लेबर ड्यूरिंग कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन, सो दैट दे कैन कंटिन्यू देयर एक्टिविटीज to improve the British conditions or to make their army strong, as well as to provide different facilities for transportation like development of railways. If you have any doubt, then you can ask by leaving a message or by making a call to me. Thank you and have a nice day.